अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ ना किसी काम की बात से करना है, ना किसी काम की तकरीर से करना है, ना कोई काम की शायरी होगी, किसी किस्म की हमने कोई वो जो कहते हैं ना भाषण देना है वो नहीं होगा। आज जो होना है वो आज इस प्रोग्राम की तारीख़ में पहली मरतबा होगा। और इससे पहले हमने बहुत सारी म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस किए हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे दिल के बड़ी करीब है। और क्योंकि वो साज़ भी ऐसा है और साज़ बजाने वाले की तो फिर क्या ही बात है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब और बड़े ज़बरदस्त सितार नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, अब उस्ताद साहब के बारे में मैं आपको अशरफ साहब के बारे में एक बात ये बताऊं कि जर्मनी से ख़ास तौर पर ये आए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल चीज़ है, ठीक है, दौरे पर हैं, खास दौरे पर हैं, दौरे पर हैं, दौरे पर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये दुनिया में कई जगहों पर परफॉर्म कर चुके हैं, कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। जब भी जिस भी मुल्क में जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। हाँ जी, जर्मन हो चुके हैं ये मगर पाकिस्तानी है, ये भी बड़ी ख़ास बात है। सर ये क्या मामला है? हाँ, मामला बिल्कुल सिंपल सा है कि मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, महसूस से कभी ये लगा ही नहीं कि एज ए पाकिस्तानी मैं पासपोर्ट चेंज कर लूँ। वो ठीक है, जहाँ दाना पानी लिखा होता है इंसान का वहाँ होता है, वहाँ उसने जाना है। पिछले 20-22 साल से मैं जर्मनी में हूँ। तो वैसे आपके पास जर्मन पासपोर्ट है? नहीं है, लिया ही नहीं आपने? पाकिस्तानी रखा है। तो उसमें दो रीज़न, अगर वो 2 पासपोर्ट आप रख सकते हैं तो शायद मे बी, लेकिन उसमें भी यानी मैंने कभी भी ये आपका कोई इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है आगे? नेशनलिटी, ड्यूअल नेशनलिटी ना हो, सियासत में आने का तो इरादा नहीं है? वरना तो आपने बहुत बजा देने हैं साज। अगर मैं आ भी जाऊंगा तो जमानत मेरी जब्त वैसे ही हो जाएगी। मुझे वैसे तो टिकट ही नहीं मिला, बस की टिकट लेके खड़ा हो जाऊंगा। सर ये जो फनकार होते हैं ना वो हमारे मुल्क का सरमाया होते हैं। वो तो है, बिल्कुल। भले ही हम सरमाए को सरमाया समझे ना समझे, लेकिन जो वक़्त फनकारों की और जिस तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स फनकार होते हैं उससे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता। सितार से आपका ताल्लुक जो है वो कब जुड़ा? काफ़ी छोटी उम्र में जुड़ गया था, लेकिन ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये मेरा ख़ानदानी काम, मेरे वालिद उस्ताद शरीफ खान साहब पुंछ वाले, मेरे दादा उस्ताद रहीम बख्श, एक्चुअली अगर कहें तो 9 जनरेशन माशाल्लाह म्यूज़िक के हवाले से तो सितार में तो। लेकिन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ख़ानदान में पैदा हो तो वही काम आप करेंगे। तो लेकिन ये बचपन से मुझे ही इसका लगाव था, शौक़ था। 6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था इसको। तो अगर हमारे प्रोग्राम में नाजरीन के लिए कुछ नमूना हो जाए, बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूँ आपको, जैसे आपने कहा कि कुछ मैं 2-3 पीस आप मुझसे सुनेंगे, कोई तेज़ कोई हल्का कोई। तो मैं शुरुआत करूँगा अपने राग, जो हम लोग हमारा जो रागा म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक जो बुनियादी चीज़ है। जैसे पहले भी हमारी बात हुई कि तबला नहीं है, तो नॉर्मली तबला भी होता है, तो लेकिन मैं राग बिलावल, मॉर्निंग रागा है, शुद्ध बिलावल, तो उसका राग बिलावल पीपल्स पार्टी वालों को हम कहें कि फौरन आ जाए देख ले प्रोग्राम। लेकिन शुद्ध बिलावल मैंने कहा, शुद्ध बिलावल, शुद्ध का मतलब होता है प्योर बिलावल। अब इसमें ना मुझे फंसाइए, राग और सियासत को जरा दूर रखे। नहीं तो हम प्योर भुट्टो और प्योर जरदारी में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना। ये आप करें, ये आपका काम है। वो कह रहे हैं मेरा ताल्लुक ही नहीं है भाईजान, शुद्ध बिलावल सुना रहे हैं आप जी। आप लोगों की इजाज़त के साथ
क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, एक छोटा सा नमूना था राग का, ये बड़ा नमूना था सर। कमाल, और ये सीधा दिल पर असर करता है, ये वो नमूना है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, आप सितार के साज को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब कुछ साज होते हैं जिनमें हैप्पीनेस का एक आंसर मिलता है, खुशी का, कुछ साज हैं जिसको सेलिब्रेट करने का, एक्साइटमेंट का। सितार के साज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा सा इसमें एक सैडनेस का एक आंसर, या पता नहीं क्यों। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार आपने, क्योंकि अभी हमने कराची में 2 वर्कशॉप और थी स्कूल बच्चों के साथ, तो उन रागा म्यूज़िक को, ख़ास तौर पे हमारे राग के म्यूज़िक को, वो आपको सैड का आंसर, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सीरियसनेस है, इसको मैं सैडनेस नहीं कहूँगा। सही है। ये इसमें आप, क्योंकि जो राग सुनने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़े, काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो उसमें सैडनेस का आंसर नहीं है। और सितार को अगर मैं डिफाइन करूँ, इज ए कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, इसमें हैप्पीनेस भी होगा, बल्कि अगर आप फिल्म म्यूजिक में देखें, जब खुशी का एलिमेंट आता है तो उसमें सितार की आवाज़ आप देखेंगे, शादी ब्याह का मौका और खुशी का एलिमेंट, उसमें सितार खास टिपिकल म्यूजिक होता है, वो आ जाएगा जब जैसे लो जी, लड़की मान गई, यही होता है, लड़की मान गई, यही चल रहा है, या लड़की के अब्बा मान गए, वही तो अब सितार बजना, मिठाइयाँ बजना शुरू हो गई। और गम का जो होता है वो जो ब्रेकअप हो गया, किसी का दिल टूट गया, मर गए, अकेली बैठी है, वो उधर चली गई और वो उधर चला गया, और क्या बात है वाकई। इसमें हर चीज, तो इसमें हर चीज है, एंड डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट के पीछे कौन है। असल में तो सितार जो है, ये तो एक टूल है, बिल्कुल, जो बजाने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सैड एलिमेंट है उसको हैप्पी में भी लेकर कन्वर्ट कर सकता है। तजस्सुस भी पैदा कर सकता है, जिसको वो थ्रिल कहते हैं। इसमें सब कैफियत है, इसमें खुशी की कैफियत है, इसमें गमी की कैफियत है, इसमें वो क्या कहते हैं, पुरस्रारियत, इसमें अफ्रेड, इसमें वो डिस्कस्टिंग, यानी कि और जितने जिंदगी में आपकी फीलिंग्स हैं वो सारी, वो म्यूजिक तभी कंप्लीट म्यूजिक बनता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि आप जब कराची में थे तो कुछ वर्कशॉप्स वगैरह आप करवा रहे थे, वो यंगस्टर्स के अंदर कैसी रिसेप्शन है सितार की? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये, मतलब ज़ाहिर है बच्चों का तो आजकल तो वो एक पॉप, हिप हॉप और रैप और वगैरह वगैरह की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो वो सितार को कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। इवन मेरे साथ मेरे 2 जर्मन कोलीग थे, ड्रमर और कीबोर्डर, तो ज़ाहिर है बच्चा जो है, बच्चा क्या बड़ा भी एकदम अट्रैक्ट उस चीज़ को करता है जो लाउड और जिसमें लाइट, जैसे अभी का, तो उसमें सोचना ना पड़े। हाँ। ये इंसानी नेचर है मेरा ख्याल में, उस काम को ज़्यादा पसंद करता है कि जिस पे उसे सोचना ना पड़े। ये मैं आम दिमाग कम इस्तेमाल हो ना, दिमाग कम इस्तेमाल, जिसमें दिमाग इस्तेमाल शुरू हो जाए उसमें फिर मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों को पता था, और बहुत सारे बच्चों में इतना टैलेंट म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि म्यूज़िक एक नेचुरल, एक नेचर के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको आप इट वाज वेरी गुड। अच्छा, और जो आपके जो जर्मन कोलीग्स हैं, तो आप बेसिकली बुनियादी तौर पर फ्यूजन करते हैं ना? नहीं, बुनियादी तौर पे मेरा जो है वो तो रागा म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन साथ में पैरेलल मेरे 3-4 प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा ट्रिप था, ये था जर्मन पाकिस्तानी 70 साल डिप्लोमेटिक ईयर इन्होंने मनाया। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद और गोयत इंस्टीट्यूट और अना मरी शिमल हाउस लाहौर, इन्होंने हमें स्पेशल इस टूर के लिए इनवाइट किया। तो जाहिर है जब मैं यहाँ आता हूँ, नॉर्मली मैं हर साल आता हूँ यहाँ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, APMC कराची, APMC लाहौर, अभी मैं डे आफ्टर टुमारो मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ लाहौर में, तो आज शाम को PNC में। तो जब मैं आता हूँ तो फिर इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। तो ये ट्रिप जो था ये इस हवाले से किया था, जिसमें हमने 3 कॉन्सर्ट लाहौर में थे और 3 कॉन्सर्ट कराची में। इस्लामाबाद का बन नहीं पाया क्योंकि टाइट स्केड्यूल था। खैर, लेकिन अब आप हैं यहाँ पे। मैं मेरे कुलीग्स के साथ। बिल्कुल सही है। तो मेरा तो मन था कि मैं और भी रुकूं, लेकिन वो मसरूफियत ऐसी हैं कि वो म्यूजिकल मसरूफियत है ना, म्यूजिकल, तो बस फिर वो हम जो है वो मैं कहता हूँ, मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में बगैर सितार के ट्रैवल ही नहीं किया। वो जब कभी करना पड़ जाए तो लगता है कि यार कुछ चीज़ मिसिंग है, शायद खुद अपना आप मिसिंग लगता होगा उसके बगैर। तो ये सितार को जर्मन या जो गोरे हैं वो कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तो नुसरत फतेह अली खान साहब थे, वो उन्होंने तबला मुतारिफ कराया था उधर,
तबला और वो कवाली, फिर जो हमारी जो बड़ी जो सूफी सिंगर है हमारी आबिदा परवीन साहिबा, उन्होंने सूफीज़म मुतारिफ कराया, उनको भी लोग बड़ा जानते हैं। तो सितार को किस तरह लोग देखते हैं? इसमें मैं थोड़ी सी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी और आबिदा परवीन जी भी, इन लोगों ने जैसे कवाली नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, सितार जो है ये ऑलरेडी 60s में था, उधर पहुँच चुका था। अच्छा। क्योंकि ये एक वेव आई थी जो साउथ एशियन कल्चर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस कल्चर ने डिस्कवर करना शुरू किया बहुत सारी, तो उसमें सितार पहुंच चुका हुआ था वहाँ। तो इस वन ऑफ द पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट, और इसको यानी कि बड़ा मेरे वहाँ शागिर्द भी हैं, जर्मन भी हैं, अमेरिकन, कैनेडियन जो लोग जो गोरे हैं जो, और वो इसको बड़ा सीरियसली कर रहे हैं और वो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो इस प्रोफेशन रखा हुआ उन्होंने सितार को, हमारे यहाँ आकर या और कंट्रीज़ में जाकर वो सीखते हैं इसको। तो इट इज़ थैंक्स गॉड इज़ क्वाइट पॉपुलर, तबला एंड सितार इस। और हमारे यहाँ पर भी उसका एक तरीके से यूँ कह रहे हैं कि वो अब जिसको पहले एक ज़माने में समझा जाता था कि बस वो क्लासिकल मौसीकी जो है वो तो बस डूब गई है, लोग दूर हो गए उससे, ऐसा नहीं है। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। मेरी सोच ये है, क्लासिकल म्यूज़िक या कोई भी फ़न कभी डूबता नहीं है, कमी बेशी आ जाती है उसमें। और ये फ़न हमेशा से ही एक ख़ास तबके में रहा है। सही, मैंने जैसे कहा ना, जो सोचने वाला तबका है, इसमें हाई क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात नहीं है, इसमें उस तबके की बात है जो सोचता है। सही, उसमें ये हमेशा से पॉपुलर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और हम इसे डूबने भी नहीं देंगे, ऐसा इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से आप लोग जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बेशक। अगर कोई और एक नमूना हमारे नाजरीन, अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो एक खुशी का एलिमेंट दिखा देता हूँ, जिसमें लड़की लड़का बैठे हुए वो मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक ये कंपोजिशन है, ये वालिद साहब की थी। अच्छा। ये लाइट कंपोजिशन, एक्चुअली इसको मैंने भी इसको नई अपना इसको रिकॉर्ड किया है, तो मैंने इसका नाम दिया कोबरा डांस। तो उम्मीद है यहाँ कोई कच्चा नहीं है, कोई सामाप नहीं निकलेगा। तो ये में निकल आते जो ये बीन, जो सपेरे बीन जो बजाते हैं, तो उस तरह की है। तो उसमें ये एलिमेंट, डांस का एलिमेंट है। वाह 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 वाह, भाई ज़बरदस्त, कमाल हो गया। ये मौसीकी जो है ना, वो जब आप सुनते हैं
तो उसका एक असर होता है। और जब सुनने के बाद आप जब रात में सोने के लिए लेटते हैं ना, तो फिर ये दिमाग में गूंज रही होती, चल रही होती है, ये ऐसी मौसीकी खूबसूरत। वाह, कमाल। सर अब आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, किन के साथ कोलैबोरेशंस चल रही हैं? जी, एक तो जैसे मैंने बताया मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक्चुअली उसका नाम ही है बर्लिन टू लाहौर। अच्छा, बर्लिन टू लाहौर, वाह। क्योंकि मेरे दो जो कोलीग्स हैं वो बर्लिन से हैं और मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, तो उसमें इसको हम कहेंगे वर्ल्ड म्यूज़िक कंपोजिशन, हमारी अपनी कंपोजिशंस हैं। तो वो एक तो ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, और हमारा भी 26 और 27 को बर्लिन में ही कॉन्सर्ट है। और फिर एक मेरा बड़ा फ़नी सा प्रोजेक्ट है जो जिसमें मेरे जो क्लासिकल कोलीग्स हैं वो अनहैप्पी हैं मेरे क्यों? से। अच्छा, क्योंकि वो क्लब म्यूजिक का है। ओके, वो भी सितार के जरिए? सितार के भाई, वाह वाह वाह। वो टोटली डांस एंड क्लब। वो भी मैं ट्रिप लेकर आया था, पाकिस्तान का हमने टूर किया था। लेकिन वो इन कोलैबोरेशन विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो या नो purely दिस सितार? इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिशियन जो मेरा कोलीग है, ही इज अ जर्मन। वो भी हैम्बर्ग में, मैं भी हैम्बर्ग में हूँ, तो वो भी हैम्बर्ग में ही है। तो वो एक मेरा प्रोजेक्ट है, और वो इंटरेस्टिंगली बहुत पॉपुलर हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, उसको आप iTunes, iCloud, वहाँ पर भी आप सूफी डब ब्रदर के नाम से, सूफी डब ब्रदर, ओके। तो आप अगर गूगल में जाएंगे तो आपको आ जाएगा सूफी डब ब्रदर जी, ये गूगल करना है आप लोगों ने। अच्छा, सही। तो एक मेरा प्रोजेक्ट है, और दूसरा मेरा ये साउथ क्या कहते हैं, यूरोप में, फ्रांस में और स्पेन और उन म्यूजिशियंस के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। और वो भी मुझे जाते ही एक्चुअली मुझे वापस ही उसी के लिए जाना अच्छा, है उसके साथ। ओके। इट इज़ बाल्कान म्यूजिक, जैज और हमारा क्लासिकल म्यूजिक। भाई वाह वाह, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। ये इम्तिजाज जो है दुनिया को मिलाने वाली बात और है। ये इस ग्रुप को भी मैं ला चुका हूँ 2019 में कराची में। जी हाँ। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जो भी मैं काम करूँ वो फिर मैं उन लोगों को यहाँ पर एक ट्रिप करवाया जाए वाली बात हुई ना, ये एम्बेसडर्स और फिर और उसके बाद फिर ऐसा है कि अब जैसे ये मेरे 2 जर्मन कोलीग्स आए, उससे पहले मेरे 3 अदर लाइक ऑलमोस्ट 7-8 लोग आ चुके हैं मेरे साथ। तो अब उनके ज़हन में जो पाकिस्तान का एक इमेज जो है, वो टोटली डिफरेंट है। अब उनसे अगर कोई पाकिस्तान के बारे में कोई हल्की सी भी ऊंच नीच करता है कोई, वो पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाते हैं। यस। इवन ये फ्रांस में अभी पिछले साल प्रोग्राम था, आपको पता ही है कि थोड़े से ये बिल्कुल मसाइल चल रहे थे। तो वहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया, जो प्रमोटर था, कि ये पाकिस्तान से लव का पैगाम है और हमें भी यही भेजना चाहिए। वाह, ये है तो ये एक हम, क्योंकि जो आम लोग हैं वो तो इस सेंटिमेंट को समझते हैं। पॉलिटिकल फिर अलग मामला, पॉलिटिकल बहुत सारे उसमें मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल है, बिजनेस है, आई डोंट नो क्या उसके अंदर। मैंने इसलिए कहा ना, हमें वो जो एक शुद्ध बिलावल तक ही रखिए, शुद्ध बिलावल तक ही रखें, हमें शुद्ध ही रखें। शुद्ध का मतलब होता है असली, प्योर, खालिस। तो इसलिए पासपोर्ट मैंने अपने आप को शुद्ध रखने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध पाकिस्तानी। क्योंकि वो मैं अक्सर मजाक करता हूँ कि वो मेरी कुछ लोग, मैंने कहा यार मेरा रंग काला, जर्मन पासपोर्ट का रंग लाल, वो मैचिंग नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज, ग्रीन तो चलो चल गया, दिल तो चिट्टे हैं ना हमारे। लेकिन एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी। अब देखिए, आपने ये तो एक मैसेज दिया कि आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ है, आपने वहां जाके 20 साल गुजारने के बाद नेशनैलिटी उनकी उस तरह से नहीं ली, पासपोर्ट नहीं लिया। कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए कोई मुश्किल आई, कोई ऐसी चीज? लेकिन मेरा घर है, अब क्या करें। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, घर तो नहीं छोड़। अभी मैं बता देता हूँ, मुझे पाकिस्तानी ट्रिप्स आने से पहले एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रशिया में था, सेंट पीटरबर्ग में। सिर्फ 2 दिन की डिले की वजह से, जो उन्होंने एक जो बिजनेस वीज़ा जो अप्लाई कर जो भेजा, वो 2 दिन लेट मुझे मिला और मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। सिर्फ पाकिस्तानी में बात कर रही हूं, पाकिस्तानी उस रवैये की बात कर रही हूँ जो लोग कहते हैं ना कि हम तो छुपा लेते हैं अपना ग्रीन पासपोर्ट, छुपा लेते हैं घबराहट से अमेरिका जाते, वो वाली चीज नहीं। मुझे कभी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में पूरी दुनिया का मैंने ट्रैवल किया है और कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा, हाँ कभी कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसमें कोई टेक्निकल रीजन है, सही, ठीक है, हाँ। उसको हम अगर मैनिपुलेट करके ऐसा कर दें, सियासी बना दें, तो सियासी बना दें वो दूर। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सही। ग्रीन पासपोर्ट बड़े धड़ल्ले से मैं दिखाता हूँ, और मुझे पता नहीं, मेरे चेहरे को देख के वो बेचारे कहते हैं बड़ा मासूम सा आदमी, निकल जाने दे। तो लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कभी अगर प्रॉब्लम हुई है
वो टेक्निकल रीजन सही है, वो पासपोर्ट का रीजन नहीं है। वो सिस्टम वायरल हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो किसी के वो तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सही। अपने ग्रीन पासपोर्ट अपनी कंट्री तो हो जाती है, टेक्निकल चीजें हैं। तो सर जाते जाते ये वो जो आप कह रहे थे, जो आपका म्यूजिक जिसके बारे में सारी जो आपकी नाराजगियां आपने मोल ली हैं, अगर उसका कोई नमूना हो सकता है तो वो हो जाए। यानी कि जो क्लब म्यूजिक वो लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए वो सारा इक्विपमेंट वो चाहिए होगा, क्योंकि उसमें हमने जो किया वो वैसे ने कहा ना, वो मैंने अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदली उसमें। अच्छा, कॉम्बिनेशन वही होता है फ्यूजन, कि जो लोग अपने आप को ऐसा ही रखें और उनकी केमिस्ट्री मिले आपस में। सही है, बिल्कुल ठीक है। वरना वो फ्यूजन म्यूजिक को कई दफे मैं कंफ्यूजन म्यूजिक भी समझता हूं। वो चार बंदे बैठ गए, पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है, हो रहा है। सही। और ये फ्यूजन हो रहा है जी, गिटार और सितार और ड्रम और तबला आपस में गालियां दे रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग है। सब अलग अलग, सिर्फ यही फ्यूजन है कि वो बैठे हुए हैं। तो जाते जाते कोई अपने पसंद का कोई पीस एक छोटा सा हो, और इसी पीस के साथ हम फिर ब्रेक पे डायरेक्टली चले जाएंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको मिलवाते हैं एक दिल दहला देने वाली खबर के बारे में, आपको आगाह करते हैं। एक खातून है जो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट के बाहर बैठी हुई थी और वो अपने बच्चे बेच रही थी। किड्स वर ऑन सेल, और फिर उनको वहां से उठाया गया। अब वो प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, इस्लामाबाद की प्रेस क्लब के सामने वो बैठी हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान उनके साथ मौजूद हैं और रिजवान से हम जानेंगे कि ये ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुई है, एक माँ कैसे अपनी औलाद बेच सकती है। बिल्कुल जी, रिजवान बताइए कि क्या कहानी है इनकी। जी अवैस और शिफा, ये खातून जो मेरे साथ खड़ी हैं, इनका नाम है सुमेरा बीबी, और ये पिछले 20-25 दिनों से इस्लामाबाद शहर में मुकीम है। पहले ये पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज कर रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसके बाद पुलिस का इनसे नारवा सलूक रहा, जिसके बायस ये प्रेस क्लब के सामने आ गए। आइए इनकी कहानी, इनकी ज़बानी जानते हैं। सुमेरा बीबी, आपको आप क्यों ननकाना साहब से यहाँ पर आई, यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद था? आपके शोहर को अगवा किसने किया, ये ज़रा तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम सुमेरा है, मैं ननकाने की रहशी हूँ, और मेरे हस्बैंड ने मोहम्मद अशरफ के ने एक ठेके पे भट्टा लिया था हाजी हमीद से। हाजी हमीद से भट्टा लिया था जो बेआबाद था। हम लोगों ने उसको आबाद किया, उसके ऊपर 1,30,00,000 रुपया लगाया। हमने घर भर भी सब कुछ बेच दिया। उसके बाद हम जितना भी सामान था, 1.5 ट्रक सामान का था, मैं वो भी उधर ले गई। उसने कहा कि मुझे साथ मिला लो। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि 1,30,00,000 रुपया हम लोग लगा चुके हैं। हम बड़ी ईद के बाद 1-2 दिन के बाद आग लगाने वाले थे। उन्होंने बदमाशों के साथ पे मिलाकर, हाजी हमीद ने बदमाशों के साथ मिलाकर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद इनके पापा वहाँ नहीं रहते थे, कहते थे कि ये बदमाश है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो वो मुझे फैर भी मार सकते। इनके पापा वहाँ नहीं रहा करते थे, वो चले गए। मैंने ये बच्ची 10 दिन की थी तो इसकी दादों ने फ़ोन किया कि बेटा उसके पास खाने के लिए भी नहीं है।
तुम कम से कम थोड़े से पैसे दे जो। उसने कहा कि लाइट ऑफ कर देना, ईशा की अज़ान के बाद वक़्त मैं आऊँगा, आपको कोई ख़र्चा दे के जाऊँगा। जब ईशा की अज़ान हुई तो मैंने लाइट बंद कर दी। उसके बाद लाइट बंद करने के बाद ऊपर आया, इनके पापा अंदर की लाइट जल रही थी, वो सोफ़े के ऊपर बैठा, मैं बेड के ऊपर बैठी हुई थी, बातचीत कर रहे थे। इस बच्ची को पकड़ा हुआ था, इसकी दादो कह रही है आप जैसी है ये बेटी आपकी। फिर उसने कहा कि अम्मी इसको पकड़ ले, उसने पकड़ा दिया तो इतनी बात हुई है तो नीचे से वो उनको पता चल गया कि ऊपर कोई गया है। उन्होंने गाड़ी वालों को फ़ोन किया, उसकी गाड़ी आई है, वो हथियार वगैरह, क्योंकि वो भट्टे के ऊपर कब्ज़ा जो किया हुआ था, हथियार वगैरह तो पहले ही उसे उनके पास थे, वो ऊपर आ गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने गाड़ी में डाला है, वो ले गए। मुझे उन्होंने धक्का दिया, मैं गिर गई, मैं उठ नहीं सकी। जब मैं उठी हूँ तो नीचे से देखा तो वो रुकल जा चुके थे। तो ये बताइए कि ये जो शख्स था ये कौन है और इसका जो है वो मतलब आप इंसाफ के लिए कहाँ गई ये भी बताइए। सुमेरा बीबी ये बताएं कि उस मुल्ज़िम का, उस घिनौने शख्स का नाम क्या है जिसने आपके शख्स को अगवा किया, और आप इंसाफ के लिए कहाँ गई उस सिलसिले में? मैं पहले जब 15 में कॉल की थी, पुलिस भी आई, पुलिस ने मौका भी देखा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सीढ़ियों पे खून भी लगा था। पुलिस ने कहा है कि तुम थाने आना, हम आपको इंसाफ लेकर देंगे। फिर मुझे 10 दिन की थी, छोटी सी बच्ची थी, मैंने इसको घर छोड़ा है तो मैं थाने चली गई। उसने मुझे कहा है कि बीबी तुमने देखा है, गाड़ी का नंबर देखा? मैंने कहा नहीं साहब, मैंने खुद ही लाइट बंद कर दी थी, अंधेरे पे मुझे नहीं पता चला। लेकिन मैं आदमियों का नाम जानती हूँ, मैं आदमियों के चेहरे भी पहचानती हूँ, क्योंकि कमरे से अंदर से लेकर गए हैं, मैं उनको देखती हूँ, समझती हूँ। मैंने कहा उनके नाम भी, मैंने नाम भी बताए कि एक का नाम राना अरशद है जो कोटवार का है, और लियाकत और रशीद वो है, वो क्या उसका भगोड़ क्या है, एक रशीद है वो काली बेर का है। मैंने सब के नाम भी लिखवाए, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने कहा बीबी आपके कुछ को अगवा है। मैंने कहा उधर जितने भी आदमी थे उन्हीं के थे। ये पूछें कि पुलिस ने तो कार्रवाई नहीं की है, तो इनके जो रिश्तेदार थे, जो इनके शौहर के भाई वगैरह हैं, बाकी जो घर में मर्द हैं, वो कहाँ हैं इस मामले में, इनके साथ खड़े हैं? सुमेरा भाजी ये बताएं कि आपके जो आपके शोहर के जो भाई थे, जो आपके बाकी रिश्तेदार, उन्होंने आपकी मदद नहीं की सारे मामले में कि आपकी सपोर्ट किया जाए, आपको हेल्प किया जाए? काफ़ी हेल्प करते थे वो, मेरे साथ साथ ही बेचारे रहते। उनको पता था कि ये बेसहारा होगी, इसका कोई सहारा नहीं है। वो ऐसे चाहे, उनके कहने लगा कि ये फरोज़ वटवांद एक फैक्ट्री बन रही है, हमें पता चला है कि उसके अंदर आपके भाई को रखा हुआ है। तीनों को अरशद को पकड़ लिया, और इसके पुप्पो का बेटा था असगर को पकड़ लिया। कहते हम हमारे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे। जब फैक्ट्री के पास गए वो तीनों निकल कर भागे, फैक्ट्री के अंदर की शर्तें बांधा होगा, हम उन्हें खोल लेंगे। जब वो अंदर गए तो पुलिस वाले उनके पीछे चले गए। पुलिस वालों ने उनके साथ बहुत अत्याचार की, उसकी लातें भी चीरी, उसको इतनी ज्यादती की कि तुम अपनी भाभी को कहो कि ये केस वापस ले ले। हाई कोर्ट में ये कहते हुए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उन्होंने इनसे ये पूछें कि अब इनकी हुकूमत से क्या दरख्वास्त है? कल जब मैं यहाँ पे आया था, प्रेस क्लब के सामने ये मौजूद थी, बैठी हुई थी। ठंड थी, शदीद ठंड में, जो कि हम वैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़मीन पर बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। सुमेरा भाजी, आखिर में आपकी क्या दरख्वास्त होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि आपका मसला कैसे हल किया जाए? मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए, ताकि मैं भी मीडिया वालों के सामने ये कहूँ कि इमरान का जलसों में ये कहता है ना, गरीबों को इंसाफ दिलाता हूँ, तो वो दिलाता है। मैं ये कहूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं रोडों पे मेरे जैसी औरतें जो मजबूर होकर वो अपनी जान ही देंगे ना। इमरान का जलसों में कहता है मैं इंसाफ दिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है रिजवान, इनकी जो कहानी है वो हम सबके सामने है, सारी दुनिया के सामने हम ले तो आए हैं। अब इस कहानी में क्या सच है क्या झूठ है, ये फैसला तो उन इंसाफ दिलाने वाले इदारों ने करना है, जिनका फ़र्ज़ ये है कि वो इनको अपने पास बुलाएं, इनसे जिन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की। वो कार्रवाई उन्होंने ये की कि वो पार्लियामेंट हाउस से हटा दिया उनको, इनसे मोबाइल, इनके ID कार्ड, वो सब शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके चक्कर हो गए, पता नहीं किधर चले गए। तो इन जैसे लोगों को हमें ज़रा देखना चाहिए जो सड़कों पर बैठे हुए होते हैं और इस हाल में पहुंच जाते हैं कि वो अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो खुदारा जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि ज़रा इन लोगों को देखें और इनकी दादरसी करें। एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 2 दिन पहले लिवरपूल में एक धमाका हुआ और उस धमाके में बात ये सामने आई कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और दुनिया में इस तरह के धमाकों का जो बुनियादी मकसद बयान किया जाता है वो होता है एक्सट्रीमिज़म, कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजीज़ को मनवाने के लिए और ख़ुद को दुनिया के सामने लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। और यूँ दुनिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का शिकार होते जाते हैं और यूँ हमें पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज़म की, इंतहा पसंदी की एक लहर नज़र आती है। आज हम इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो एक्सट्रीमिज़म की लहर है ये कैसे कम की जा सकती है और इसकी वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबारक अहमद। डॉक्टर मुबारक साहब जो हैं उन्होंने PhD किया है एक्सट्रीमिज़म के हवाले से न्यूकासल यूनिवर्सिटी UK से और इसी हवाले से ये रिसर्च करते रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये एक्सट्रीमिज़म कैसे ख़त्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका PhD थीसिस था इसका थोड़ा सा हमें अगर बैकग्राउंड बताएं। असल में हुआ ये है कि ये आजकल बहुत ही करंट किस्म का सब्जेक्ट है और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने काम भी किया है, लेकिन उस काम के बावजूद भी एक्सट्रीमिज़म बाय इटसेल्फ अभी तक एक ऐसी टर्म है कि जो कि मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन नहीं हो सकी। किसी का एक्सट्रीमिज़म किसी का हीरो है। किसी दौर में कोई एक्सट्रीमिज़म जो था वो अच्छा ख्याल किया जाता था। इसी तरह रेडिकलाइजेशन की जो टर्म है उसके साथ भी यही सूरत हाल है। एक्सट्रीमिस्ट आप एक साइंसदान को भी कह सकते हैं, वो भी एक्सट्रीमिस्ट होता है, दिन रात अपने काम में लगा रहता है और कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर देता है। तो उस हवाले से कोई इसकी कोई डेफिनेशन पक्की नहीं है अभी तक बन सकी कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट होता है। दूसरा मसला इसके साथ ये आया कि उन्होंने कहा कि फिर ये जो मामला सारे का सारा हो रहा है तो इसमें डायलॉग कैसे शुरू किया, तो उन्होंने एक रेडिकलाइजेशन की टर्म निकाली और जिस पे उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हो गए हैं, जो एक समवट दे थॉट के जी एक्सेप्टेबल टर्म है जिसके ऊपर डायलॉग स्टार्ट होगा, जिनको वो रेडिकल कह रहे थे और उसके ऊपर फिर डायलॉग कुछ ना कुछ चला भी। लेकिन इस सारे के बावजूद ना वो एक्सट्रीमिज़म रुका, ना वो जो उसके हरकत थी वो कम हुई, वो सारी की सारी उसी तरह से अपनी जगह के ऊपर हैं। बड़ी बड़ी तंजीमात ख़त्म भी कर दी गई, दावे भी किए गए, उसके बावजूद भी हैं। जैसे आपने अभी बताया कि ये वेव तो है या कल जो है वो धमाका हो गया उसमें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। और उसी चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया अपने थीसिस के अंदर कि वो क्या चीज़ है। तो मुझे इस बात की समझ आई कि हमें यही पता नहीं है कि हम किसको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, वो है कौन। वो कोई शख्स है, कोई माइंडसेट है, कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई आइडियल पर्सनैलिटी है, क्या चीज़ है उस चीज़ के ऊपर। तो जब मैंने उसका सारा जायज़ा लिया लिटरेचर का, सारी उसमें काफ़ी थ्योरियाँ थी रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी, इन चीज़ों के ऊपर भी, लेकिन वो सारी की सारी बाज़ वजूहात बता रही थी या रीजंस बता रही थी, ये नहीं बता रही थी कि वो चीज़ क्या है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहें। अच्छा, मैंने जब उस पर काम शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि इसके ऊपर पहले भी काम हुआ है। एक जर्मन फ़िलासफ़र थी हना अरेंट, उसने ये जो वर्ल्ड वार 2 में हुआ जर्मनी के अंदर सारे का सारा, तो उस माइंडसेट को स्टडी किया और बुनियाद उसकी ये थी कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान एक दूसरे इंसानों के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर फिर उसने उसको स्टडी किया और उसने एक किताब लिखी द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, और उस किताब के अंदर उसने फिर उनकी वजूहात बताई, लेकिन उस माइंडसेट को भी उसने आइडेंटिफाई किया कि जी ये माइंडसेट है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो मैंने वो जो एलिमेंट्स थे उसकी स्टडी के बाद उनको लेके तो उनको फिर स्टडी किया और फिर उनको अप्लाई किया मौजूदा जो हमारा ये रेडिकलाइजेशन का सारा अमल चल रहा है और इल्तहा पसंदी है सारी की सारी, उसमें लिटरेचर पढ़ा और सारे का सारा फिर उस माइंडसेट को आइडेंटिफाई किया कि ये तो क्या ये है। जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, इस माइंडसेट को किसी ख़ास रंग, नस्ल, मज़हब से तो नहीं जोड़ा जा सकता? जो आप बात कह रहे हैं कि किसी रंगो नस्ल से या किसी से तल्लक रखता है, ये जो माइंडसेट है इसका तल्लक किसी के साथ नहीं, इनमें से ना उसको आप रंग से पहचान सकते हैं। और ये उनकी अपनी स्टडीज़ हैं। अच्छा, UK की अपनी स्टडी है जिसमें उन्होंने इस चीज़ के ऊपर माना है इस बात को कि ये हर सोसाइटी के सेगमेंट में से आ रहा है, हर कलर में से आ रहा है। इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा सकता कि ये सोसाइटी के किस सेगमेंट का हिस्सा है और कहाँ से आ रहा है। और ये बात ठीक भी है,
ये एक माइंड सेट है, इसको अगर आप इंसानों के लिबास से, इंसानों की अपीयरेंस से या इंसानों की शक्ल सूरत से पहचानने की कोशिश करेंगे, आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा, आप गलती कर रहे होंगे। तो आप फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि ये माइंड सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये है क्या चीज़, व्हाट इट इज़। अभी तक की जो रेडिकलाइजेशन की रिसर्च है वो सारी की सारी ये मानती है कि रेडिकलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है जो शुरू होता है और एक लंबे अरसे के बाद बाद वक़्त अचानक भी हो सकता है बाद वजूहात की वजह से। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी और यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट इसलिए प्ले करूँगी कि ये चीज़ हमें लेकर टारगेट की जाती है हमारा मज़हब चुनकर, और उसकी वजह ये होती है कि अमेरिका में भी वाइट सुप्रीमेसी है, वो भी लोग जो हैं उनको बाकी रंग नस्ल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे लगते हैं, खामखा बगैर वजह के बुरे लगते हैं, और वो फिर स्कूल शूटिंग्स हमने देखी, मुख्तलिफ किस्म का टेररिज्म वहाँ पर देखा। लेकिन मुसलमानों के हवाले से जब वो बात करते हैं तो मुसलमानों के हवाले से हमारे कुरान ही को वो उठाकर उसी में लफ्ज़ जहाद को पकड़ के वो कहते हैं कि तुम लोगों की तो जिस कुरान जिस किताब पर तुम लोगों का ईमान है उस किताब में क्योंकि जहाद की तरगीब दी गई है तो तुम लोग इस वजह से जहाद करते हो, तो जहादी हो और टेररिस्ट हो। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि दो अलग अलग बुनियादी चीज़ें। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसी कुरान में ला इकराह फिद दीन का लफ्ज़ भी तो लिखा हुआ है कि जो दीन जब आप कहेंगे तो उसमें जबर कोई नहीं होगा आपका। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिसमें जबर शामिल हो जाए और वो दीन रह जाए, वो दीन ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई और चीज़ बन जाएगी जिस चीज़ में भी आप उस चीज़ को लेंगे। जिहाद जो है या वायलेंस जो है ये उस माइंड सेट का हिस्सा है, एक हिस्सा है। उस माइंड सेट के जो एलिमेंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं हनारत से, उन 5 में एक वायलेंस यकीनन है, लेकिन ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स के साथ आप किसी भी कौमियत का राइट का या लेफ़्ट का या फार राइट का जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एक एक्सट्रीमिस्ट का नाम दे सकते हैं कि ये है क्या चीज़, क्योंकि इसका मज़हब के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इसकी वजूहात हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसी कम्युनिटीज़ जो अग्रीव्ड हो गई हैं किसी वजह से, ख़ास कम्युनिटीज़, और ख़ास कम्युनिटीज़ वहाँ से तल्लुक़ रखती हैं, उसकी वजूहात मज़हब नहीं होगी, उसकी वजूहात शायद कोई और हो, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट उन कम्युनिटीज़ की ज़्यादा हो गई है। तो हमें वजूहात वो ढूंढनी होंगी कि किन वजूहात की वजह से ये ख़ास कम्युनिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको भी हम ब्लेम करते हैं किसी वजह से ये रेडिकलाइज हुई है, अगर हुई है रेडिकलाइज, लेकिन उससे पहले ये है कि हम उस वक्त तक आइडेंटिफाई कर नहीं सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि ये रेडिकल पर्सन जो है ये है क्या, ये माइंडसेट है क्या, वो कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको हमने डी रेडिकलाइज करना है। तो हमारे यहाँ भी ये माइंडसेट आता है, मतलब अगर हम देखें एक छोटी सी मिसाल है कि सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो उसके खिलाफ भी एक लिबरल तबका जो है, अच्छा हर तबके में एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है, जाहिर है ये भी एक है, सारे लिबरल्स भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन रिलीजियस भी सारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। तो लिबरल तबका जो है वो तो पीछे पड़ गया हाथ धो के मतलब जिसमें हम नाम अगर ले लें परवेज़ हूद बॉय का भी नाम ले लें और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने भी एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा किया कि ये बच्चियाँ नीचे बैठी हैं, मर्द ऊपर बैठे हैं, ये कौन सा माइंडसेट जो है वो बच्चों में इंस्टिल करना चाह रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो लिबरल माइंडसेट इस वक्त पाकिस्तान में छाया हुआ है, और सिंगल नेशनल, हाँ, जिसमें जो है वो मर्द नीचे बैठे हुए थे और बच्चियाँ ऊपर बैठी थी, तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम को भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की थ्रू एक्सट्रीमिज्म। ये बातें बहुत सारी जो हैं कल्चरल हैं, इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं इलाकों के रहने वाले उनके अपने अपने कल्चर होते हैं और अपने अपने कल्चर के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसमें कोई ऐसा, ये सारी बातें समाजी और मुआशरती लेवल की बातें हैं सारी की सारी। और जो एक्सट्रीमिस्ट आजकल ख़तरनाक हुआ है, जो मसाइल पैदा कर रहा है, वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है, वो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज़म है, वो इंटेलेक्चुअल रेडिकलाइजेशन है, और वो ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्होंने एक माइंडसेट ख़ास किस्म का बना दिया हुआ है। जब वो ऑपरेशनलाइज होते हैं वो आइडियाज़, तो वो इस किस्म की हरकत जो है वो करते हैं। तो किसी का बुर्का पहनना या ना पहनना या किसी का कोई लिबास पहनना या किसी का कोई लिबास ना पहनना, ये कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, बल्कि आपको इसके पीछे जाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट होता क्या है। और वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें से मैंने आइडेंटिफाई 5 एलिमेंट्स किए हैं जो किसी जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। और जब आपको वो आइडेंटिटी मिल जाती है उन आइडियाज़ की, तो फिर आप डी रेडिकलाइजेशन सिलेबस तरतीब दे सकते हैं। फिर आप सिंगल नेशनल करिकुलम को भी देख सकते हैं कि भी इसमें तो वो आइडियाज़ जनरेट हम नहीं कर रहे किसी तरीके के साथ जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ लेके जा रहे हों। तो वो हमारे पास कोई स्टेबल क्राइटेरिया तो हो जिसके ऊपर बेस करते हुए हम चीज़ों को परखें।
हमारे पास वो स्टेबल क्राइटेरिया नहीं है कि व्हाट इज। तो वेस्ट के पास कौन सा कोई स्टेबल क्राइटेरिया है, अगर कोई है तो बताएं, क्योंकि उनके यहाँ भी धमाके होते हैं। उनकी कौन सी डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी कामयाब हुई है? बिल्कुल नहीं हुई, और यही वजह है उसकी कि उनके पास भी ये व्हाट का आंसर नहीं है। ये इससे पहले कोई पिछले दिनों में जो लंदन ब्रिज पे कुछ वाक़यात हुए, उसमें ऐसे रेडिकल लोग थे जिनको उन्होंने छोड़ा, जिनको उन्होंने जेल में रखा, फिर डी रेडिकलाइजेशन का उनका प्रोग्राम चलाया और फिर उन्होंने वाइट उनको डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने छोड़ा उनको, तो दोबारा उन्होंने वही वाक़यात किए। तो इसका ये मतलब है कि उनके पास भी ये स्टेबल क्राइटेरिया नहीं है कि किस बात के ऊपर, जब किसी को डी रेडिकलाइज आपने कर लिया है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा स्केल होना चाहिए जिसके ऊपर बेस करते हुए आप असेस करें कि जी हाँ जी ये बंदा अभी डी रेडिकलाइज हो गया है। बिल्कुल। जब देखिए फ्रांस में हिजाब बैन है, वहाँ पर कैंपेन चलती है हिजाब के हक में, तो उसको बंद कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में आप मस्जिद के मीनार नहीं बना सकते हैं। क्राइस्टचर्च का वाक़या, बिल्कुल। और उसके अलावा डेनमार्क में क्या हालात हैं, बहुत सारे ममालिक जो है वहाँ पर जो है वो इस तरह के हालात हैं। अब ये सारे वाक़यात वेस्ट के हवाले से हैं और उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिज़म तो होता ही है। तो इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या कोई तरीक़ाकार है दुनिया के पास या नहीं है? देखिए, ये जब एक आइडियालॉजी, कोई आइडियालॉजी वो परवान चढ़ती है एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो उसकी एक काउंटर आइडियालॉजी क्रिएट हो जाती है विच इज़ इक्वली रिग्रेसिव, उसी तरह की होती है। और इसी तरह का काम वहाँ पे हुआ है कि एक उनका भी एक तबका जो है वो रेडिकलाइज्ड हो गया है इन द अपोजिट सेंस। अभी 1 फुट या 1.5 फुट का कपड़ा किसी औरत ने अपने चेहरे के ऊपर अगर लगा लिया है, एंड दैट्स हर चॉइस बेसिकली, और उस चॉइस को तो आप कोई किस तरह के कपड़े पहनता है उसकी चॉइस तो हर किसी के पास है, और वो किसी के कपड़ों की वजह से तो किसी को आप एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कपड़ों का तो पहले उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते थे, उनके आप लिबास देखिए आज से 100 साल पहले जिस तरह के उनके लिबास थे, उनके आज भी नन्स वगैरह जो पहनती हैं सारी चीज़ें होती थी। और इंसानियत को तो, इंसान तो पहले नंगे होते थे, फिर उन्होंने कपड़े पहने जब सिविलाइज्ड हुए, तो आप उनको फिर दोबारा उतारना चाहते हैं उनको। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिलेटिव हैं, जिनकी वजह से उनके मुआशरों के अंदर एक बेचैनी नज़र आती है यकीनन। और बेचैनी की वजह ये है कि वो इस फिनोमेना को समझ नहीं पा रहे, इस सारे मामले को समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये माइंडसेट है कौन सा। जब उनको माइंडसेट की समझ आएगी तो फिर वो काम कर सकते हैं कि ये माइंडसेट बन कहाँ से रहा है, ये आइडियाज़ जो जिनकी वजह से ये माइंडसेट क्रिएट हुआ है उनको हमने ख़त्म कैसे करना है, किन वजूहात की, मुआशरे के अंदर वो कौन सी बातें हुई हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं या कुछ और हमने चीज़ों को समझा नहीं है और उनको किसी जगह पे ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि जब उनको हम ठीक करें तो फिर ये वो नज़रियात जिनके नतीजे में ये एक माइंडसेट क्रिस्टलाइज हो रहा है वो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुबारक साहब, वक्त दिया आपने। और वाकई एक्सट्रीमिज़म के हवाले से बात सही है कि हम अभी तक एक्सट्रीमिज़म को समझ नहीं सके, और वेस्ट जो इतनी थ्योरीज और रिसर्चेज उसने भी कोई नहीं समझा, उसने भी नहीं समझा, सिर्फ हम पे पाबंदियां लगाई हैं और कोई उसको आसान इजी वे आउट चाहिए था ना। मुझे अवैस की कोई चीज़ नहीं पसंद, अब मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, करूंगी मैं क्या? अवैस आप मेरे सामने आया ही मत करें। बिल्कुल। और आपके ऊपर मैं ऐसी पाबंदियां लगाऊंगा कि आपकी मईशत भी तबाह होगी, आपकी माशरत भी तबाह होगी, और उसके बाद जो है वो मैं कहूँगा कि देखो मैंने जो है वो दुनिया को सही कर दिया। तो ये किया है जी वेस्ट ने, तो हमें ज़रा वेस्ट को भी समझना है और अपने अंदर भी, हमारे अंदर भी ज़ाहिर गलती कमी कोताही होती है, हमने वो चीज़ भी समझनी है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, ये है बुनियादी पैगाम। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।